माधव बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसके कानों में उसके गधे हीरा की जोर जोर से ढेंचू ढेंचू की आवाज गूंजने लगी। माधव करवट बदलकर उठ गया और खींचकर प्रभा की तरफ मुंह करके बोला, अरे अरे प्रभा प्रभा प्रभा, जाकर इस हीरे को चुप क्यों नहीं कराती हो? सुबह सुबह मेरी आंख इसकी ढेंचू 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 इसी से ही खुलती है। प्रभा रसोई से हाथ पोंछते हुए बाहर आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारा गधा हीरा है। उसको पता है कि प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, लेकिन तुम हो कि सूरज सर पर चढ़ जाता है और तब भी बिस्तर में पड़े रहते हो। माधव आंखें मसलते हुए गुस्से में अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा। अरे प्रभा, पता नहीं हमारा जीवन कब बदलेगा। रोज की तरह सुबह उठो, गांव के अमीर लोगों के कपड़े लेकर तालाब में जाओ, दिन भर उनका गंदा मैल निकालो और बदले में हमें क्या मिलता है? बस कुछ सिक्के। न जाने क्यों तुम भूल जाते हो कि तुम एक धोबी के परिवार से हो। तुम्हारा बाप भी धोबी था, तुम्हारा दादा भी धोबी था और तुम भी धोबी हो। अपने आप को राजा समझना बंद करो। माधव ने गुस्से से अपना सिर झटक दिया और एक पल के लिए चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद हल्की मुस्कान के साथ बोला, काश प्रभा, अगर कभी राजमहल से राजा के कपड़े धोने को मिल जाए ना, हाय 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 हाय, कुछ ज्यादा ही आमदनी हो जाएगी फिर तो। और हो सकता है कि फिर शायद हमारी किस्मत भी बदल जाए। हाँ? लंगूर को हमेशा सपने में अंगूर ही नजर आते हैं। अब राजा महाराजा की बातें बंद करो और ये पोटली पकड़ो, तालाब की ओर चलो। शाम तक जमींदार के कपड़े देने हैं। माधव ने बेमन से पोटली उठाई और प्रभा के साथ घर के बाहर आ गया। दोनों ने कपड़ों की पोटली गधे हीरा की पीठ पर रखी और तालाब की ओर पहुंच गए। और तालाब के किनारे बैठकर कपड़े धोने लगे। पानी में कपड़े फटकारते हुए माधव गुस्से से बोला, अरे मुझे सब याद है प्रभा। पिछली बार की बात है जब एक जमींदार को समय पर कपड़े नहीं मिले थे ना, तो उसने मुझे कितना अपमानित किया था। दिमाग का दही कर दिया था उसने। मुझे याद है, जमींदार ने तुम्हें कपड़े की तरह बुरी तरह से धोया था। इस बार ऐसा मत होने देना। जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो जमींदार तुम्हें इस बार पटक पटक कर धोएगा। माधव और प्रभा चुपचाप कपड़े धोने में जुट गए। हीरा पास ही बंधा हुआ जमीन पर बैठा अपने मालिकों को देख रहा था। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा था। अचानक घोड़े की टापों की आवाज माधव और प्रभा के कानों में टकराई। एक सैनिक घोड़े पर सवार सीधे माधव की ओर आ पहुंचा। क्यों, तुम्हारा नाम ही माधव धोबी है? माधव और प्रभा दोनों चौंक कर खड़े हो गए। माधव हिचकिचाते हुए बोला, हाँ हाँ, मेरा नाम ही माधव धोबी है। क्या बात है? तुम्हारी प्रशंसा राजा अमरजीत ने सुनी है, उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। माधव के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो प्रभा की तरफ गर्व से देखकर बोला, हाँ हाँ हाँ, सुना प्रभा, मेरी प्रशंसा राजमहल तक पहुंच गई। और तुम कह रही थी कि लंगूर को सपने में अंगूर नजर आते हैं। अब देखना, अरे अपनी भी किस्मत बदलने वाली है। हाँ। प्रभा ने आंखें घुमाकर माधव की बात को नजरअंदाज कर दिया। तभी सैनिक ने गुस्से से बोला, ओ धोबी, ज्यादा खुश मत हो। महाराज ने तेरे कपड़े धोने की तारीफ सुनी है, इसीलिए तुझे अभी और इसी समय राजमहल बुलाया है। चल। माधव खुशी से सैनिक के साथ चल पड़ा। कुछ देर बाद माधव दरबार में प्रवेश कर गया। राजा अमरजीत ने उसे गौर से देखते हुए बोला, तो तुम हो माधव धोबी? जी महाराज, मैं हूँ। दरअसल बात यह है कि हमारा धोबी कुछ दिनों से बीमार है, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम्हारे गांव का एक व्यक्ति हमारे राजमहल में काम करता है, उसी ने तुम्हारी प्रशंसा की थी। हम चाहते हैं कि तुम हमारे वस्त्र धोने का कार्य संभालो। क्यों,
संभाल पाओगे ना? माधव की आंखों में खुशी झलकने लगी। महाराज, मैं तो कपड़े धोने के लिए ही बना हूँ। ये काम तो मेरे खून में है महाराज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब संभाल लूंगा महाराज, आप निश्चिंत रहिए। राजा अमरजीत ने नौकर को इशारा कर दिया। नौकर ने कपड़ों की पोटली लेकर उसे सौंप दी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना माधव, कपड़े अच्छे से धुलने चाहिए। अगर कपड़े चमक उठे तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा, लेकिन अगर कपड़े फटे, कहीं से भी थोड़ा सा भी फटे या साफ नहीं हुए, तो पुरस्कार की जगह शरीर पर कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाना। समझ गए ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, आपको इतने अच्छे से कपड़े धोकर दूंगा कि आप पुराने धोबी को भूल जाएंगे और मुझे ही इस महल का राज धोबी बना लेंगे। हाँ। इतना बोलकर माधव कपड़ों की पोटली लेकर दरबार से निकल गया। माधव घर पहुंच उत्साह से सारी घटना प्रभा को बताने लगा। तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर महाराज खुश हो गए तो शायद बहुत बड़ा पुरस्कार मिल जाए। कल मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोने चलूंगी। माधव का चेहरा तुरंत बदल गया। अरे बकवास बंद कर प्रभा, पिछली बार जब तूने जमींदार के कपड़े रगड़े थे ना, तो उसमें छेद हो गए थे, तभी तो जमींदार ने मुझे इतना धोया था। अगर गलती से भी महाराज के कपड़े फटे तो इस बार कोड़े खाने पड़ेंगे, समझ गई? प्रभा का चेहरा उतर गया। कोड़े खाने का मतलब समझती है प्रभा? अरे भाई, मुझ में इतनी जान नहीं है कि मैं कपड़े भी धोऊं और कोड़े भी खाऊं। ना बाबा ना। अगले दिन माधव कपड़ों की पोटली गधे की पीठ पर रखकर तालाब के किनारे पहुंच गया। राजा अमरजीत के वस्त्र निकालकर बड़ी सावधानी से धोना शुरू कर दिया। माधव राजा अमरजीत के वस्त्र धो ही रहा था, तभी राजा अमरजीत के वस्त्र से एक चमकदार हीरे की अंगूठी नीचे गिर गई। माधव अंगूठी उठाकर उसे गौर से देखने लगा। अरे बाप रे बाप, ये तो ससुरा हीरे की अंगूठी है। इतनी कीमती अंगूठी, हे भगवान, मैं अगर 3 जन्म तक वस्त्र धोता रहूं तो भी इसे खरीद ही नहीं पाऊंगा, और आज ये मुझे ऐसे ही मिल गई। अरे वाह 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 वाह। माधव की नजर पास खड़े अपने गधे हीरा पर पड़ी, जो उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। माधव की आंखों में लालच झलक उठा। अरे देख हीरा देख, मेरी किस्मत तो सच में बदल गई। राजा अमरजीत की जेब से हीरे की अंगूठी निकली है, हीरे की। अरे राजा को क्या ही फर्क पड़ेगा, उनके पास तो ऐसी अनगिनत अंगूठियां हैं, उसमें से एक कम हो गई तो कहां मालूम चलना है। अब तो ये अंगूठी अपने पास ही रहेगी, मैं रख लेता हूं इसको। क्यों रे हीरा, है ना? हाँ। माधव ने अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया और फिर से वस्त्र धोने में लग गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दूर खड़ा दीपू नाम का व्यक्ति सारी घटना देख रहा था। दीपू एक चोर था, लेकिन गांव वालों की नजर में वो एक छोटा सा व्यापारी था, पर कोई नहीं जानता था कि वो चोर था। अरे वाह वाह वाह, इस धोबी की तो किस्मत ही बदल गई। हीरे की अंगूठी है राजा अमरजीत की, लेकिन अब ये अंगूठी इसकी नहीं, मेरी किस्मत बदलेगी। हाँ, आज रात ही मैं इसे चुरा लेता हूँ। हाँ। तभी दीपू के कानों में ढेंचू ढेंचू की आवाज पड़ी। उसने पीछे पलटकर देखा तो माधव का गधा हीरा उसके पास टहलते हुए आ गया था। अरे ये गधा यहाँ कहाँ से आ गया? ओहो, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, गधे से डर गया। अरे इसे क्या पता मैं क्या सोच रहा हूँ, पर अगर ये और आवाज लगाने लगा तो माधव मुझे देख लेगा। हाँ, मुझे यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। चलो। दीपू तेज कदमों से वहां से निकल गया। शाम को माधव वस्त्र धोकर घर पहुंच गया और प्रभा को हीरे की अंगूठी दिखाते हुए सारी घटना बताने लगा। अरे
ये अंगूठी तो बहुत ही कीमती लग रही है जी। हाँ प्रभा, राजा महाराजा तो ऐसी ही कीमती चीजें पहनते हैं ना, हमारे जैसे थोड़ी ना। उनके लिए ये अंगूठी मामूली होगी, लेकिन हमारे लिए तो किसी वरदान से कम थोड़ी ना है। अगर ये अंगूठी बेच दे तो हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। हाँ। लेकिन ये राजा अमरजीत की अंगूठी है, अगर किसी ने पहचान ली तो? अरे इसे हर जौहरी देखते ही पहचान जाएगा। अरे मूर्ख, मैं धोबी हूँ, धोबी, गधा नहीं। इसे दूसरे राज्य में ले जाकर बेचूंगा ना, यहाँ क्यों बेचूंगा। चल अब सो जाते हैं, सुबह राजा अमरजीत के वस्त्र दे आऊंगा और फिर इस अंगूठी से माला माल हो जाएंगे। माधव ने अंगूठी अलमारी में रख दी और चारपाई पर लेट गया। प्रभा और माधव जल्द ही गहरी नींद में सो गए। आधी रात हो चुकी थी। दीपू एक मोटा कंबल ओढ़े हुए माधव की झोपड़ी के दरवाजे पर आ पहुंचा। गधा हीरा बाहर बैठा हुआ था और जैसे ही उसने दीपू को देखा, जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। अबे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा गधे कहीं के। क्या मालिक को उठा के ही मानेगा क्या? चुप कर जाना। मगर गधा चुप नहीं हुआ। उसकी आवाज और तेज हो गई। गधे की आवाज सुनकर माधव की नींद खुल गई। माधव गुस्से में एक डंडा लेकर बाहर निकला। दीपू तुरंत झोपड़ी के पास कहीं छुप गया। अब रात में भी ढेंचू ढेंचू कर रहा है। रुक जा, आज तो मैं तुझे ऐसा बताता हूँ कि ना दिमाग का दही कर दे। रुक जा, रुक। माधव ने गुस्से में गधे को पीटना शुरू कर दिया। गधे की आंखों में आंसू आ गए और वो चुप हो गया। माधव गुस्से से भरा हुआ वापस झोपड़ी में जाकर सो गया। कुछ देर बाद दीपू फिर से झोपड़ी के दरवाजे पर आ पहुंचा। हीरा उदास आंखों से उसे देख रहा था। अबे मूर्ख गधे, गधा चाहे कितना भी वफादार हो जाए, गधा गधा ही रहता है। चल, अब तेरे मालिक की किस्मत मैं पलटता हूँ तो उसे सबक मिलेगा। रुक जा। दीपू दबे पांव झोपड़ी में घुस गया। उसने धीरे से अलमारी खोली, अंगूठी निकाली और वहां से रफू चक्कर हो गया। गधा हीरा दूर से ये सब देख रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। सुबह की पहली किरण के साथ माधव और प्रभा की आंखें खुल गईं। ए प्रभा, अरे जल्दी उठो, जाओ उस अंगूठी को निकाल कर ले आओ। जाओ 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 जाओ। प्रभा नींद में आलस के साथ उठकर अलमारी के पास जाकर अंगूठी टटोलने लगी। अरे अरे ये क्या, अंगूठी तो यहाँ नहीं है। क्या? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कल रात ही तो तुमने अलमारी में रखी थी ना, फिर कहाँ गई? हाँ, मैंने यही रखी थी, लेकिन अब यहाँ नहीं है। हे भगवान, अब ये क्या हो गया? माधव देखो, ये कदमों के निशान किसके हैं? क्या हमारे घर में कोई चोर आया था? लगता तो ऐसा ही है। गुस्से में तिलमिलाया माधव सीधे गधे के पास पहुंचा। ओए हीरा, क्यों रे गधे, जब रात में कोई चोर आया था तो तू मुझे बता नहीं सकता था? हैं? बता नहीं सकता था? बोल बोल। गधा दुखी होकर ढेंचू ढेंचू की आवाज में रोने लगा। अरे अब क्या करूं प्रभा, ये अंगूठी तो हाथ से गई। सुनो, राजा अमरजीत को तो नहीं पता कि अंगूठी तुम्हारे पास है। अगर उन्होंने पूछा तो कह देना कि तुम्हें अंगूठी मिली ही नहीं। हाँ तो और क्या कहूंगा, यही तो कहना पड़ेगा। हाथ को आया मुंह को ना लगा हाल हो गया मेरा। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। माधव कपड़ों की गठरी लेकर सीधे राजमहल पहुंचा, जहां राजा अमरजीत और राजगुरु गंभीर चर्चा में लीन थे। महाराज, ये रहे आपके कपड़े, अब मेरी मजदूरी दे दीजिए। बकवास बंद करो।
अरे तुझे कपड़ों की मजदूरी की पड़ी है और यहाँ मेरी जान पर आफत आई हुई है। महाराज, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। हाँ, मेरे पास एक चमत्कारी अंगूठी थी जो अब मिल नहीं रही है। अंगूठी? महाराज, उस अंगूठी को खोजना बहुत आवश्यक है। अगर वो अंगूठी नहीं मिली तो भारी विपत्ति आ सकती है। माधव चुपचाप गठरी लेकर जाने ही वाला था। रुको माधव। राजा अमरजीत को अचानक कुछ याद आ गया। हमें याद आ गया। हाँ 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 हाँ, शिकार पर जाने से पहले हमने अंगूठी अपने वस्त्र में रख दी थी और वही वस्त्र धोने के लिए तुझे दिए थे। महाराज? हाँ, चलो वस्त्र की गठरी खोलो। माधव ने कांपते हाथों से गठरी खोल दी। राजा अमरजीत ध्यान से वस्त्रों को देखने लगा, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। हाँ नहीं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि अंगूठी मेरे वस्त्रों में ही थी। माधव, तेरे माथे पर पसीने की बूंदें बता रही हैं कि तुझे अंगूठी के बारे में कुछ पता है, हैं? नहीं महाराज, नहीं, मुझे कोई अंगूठी नहीं मिली महाराज। मैंने तो ये नहीं कहा कि तुझे अंगूठी मिली या नहीं मिली। फिर तूने खुद ही ये क्यों कह दिया कि तुझे अंगूठी नहीं मिली? इसका मतलब ये हुआ कि अंगूठी तुझे मिली है और अंगूठी तेरे पास है। क्यों? महाराज, मुझसे भूल हो गई। मुझे लालच आ गया था, लेकिन सही बताऊं तो कल रात वो अंगूठी चोरी हो गई। महाराज, चोरी हो गई है वो अंगूठी। क्या? वो अंगूठी चोरी हो गई? हाँ महाराज, मैंने अंगूठी के बारे में किसी को नहीं बताया। हाँ महाराज, वो चोरी हो गई। मेरी बात कान खोल के सुन। हम तुझे 2 दिन का समय देते हैं। अगर 2 दिन में अंगूठी नहीं मिली तो हम तुम्हें सरेआम मौत के घाट उतार देंगे। चलो जाओ यहां से। तभी राजगुरु माधव की ओर देखकर बोले, माधव, मेरी बात कान खोलकर सुनो। उस अंगूठी का मिलना बहुत जरूरी है। तुम्हें शायद उसका रहस्य नहीं पता। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, कुछ समय पहले पड़ोसी राज्यों की नजर महाराज के राज्य पर थी और उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा रहे थे। स्थिति अत्यंत विकट हो गई थी और महाराज चाहकर भी युद्ध नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि हमारी सेना शत्रु की सेना के तुलना में बहुत कमजोर थी। तब मैंने हिमालय पर्वत की यात्रा करने का निश्चय किया। वहां महीनों तक मैंने साधना की और अंततः एक सिद्ध साधु महाराज से मिला। साधु महाराज को मैंने अपनी सारी व्यथा सुनाई और उनसे समाधान के लिए प्रार्थना की और मुझे एक चमत्कारी अंगूठी उन्होंने दी। लेकिन साधु महाराज ने मुझे ये चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि जब संकट समाप्त हो जाए और राज्य में पुनः शांति स्थापित हो जाए, तब इस अंगूठी को अवश्य लौटा देना। ये अंगूठी केवल एक निश्चित समय तक ही रक्षा कर सकती है। अगर इसे समय पर वापस नहीं लौटाया गया तो ये अंगूठी राज्य के लिए संकट का कारण बन सकती है। समझ गए? माधव घर लौट आया और प्रभा को सारी घटना बताने लगा। अब क्या होगा? अंगूठी कहाँ ढूंढेंगे? माधव की बात बाहर गधा सुन रहा था, जो बेचारा बोल नहीं सकता था, लेकिन वो जानता था कि अंगूठी किसने चुराई है। इधर दूसरी ओर दीपू अंगूठी को देखते हुए बोला, तो ना इसे मैं बंशीलाल जौहरी के पास बेचाऊं, वो सही दाम दे देगा। हाँ, चलो। इतना बोलकर दीपू चल पड़ा, लेकिन गधा चुपचाप उसका पीछा करने लगा। दीपू को इस बात की भनक तक नहीं लगी। दीपू बंशीलाल की दुकान पर चला गया। बंशीलाल एक अनुभवी जौहरी अपनी दुकान पर आभूषणों को सजाए हुए बैठा था। अरे दीपू, क्या बात है भाई? आज बड़े दिनों बाद मेरी दुकान पे आना हुआ। सब कुछ ठीक तो है ना भैया? अरे बंसीलाल, तुम तो जानते ही हो कि मैं एक छोटा व्यापारी आदमी हूँ। महीने भर व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर रहना पड़ता है। बस
इसीलिए आना कम होता है। हाँ हाँ, ये सब तो मैं जानता हूँ, पर भैया मेरी ये समझ में नहीं आया कि तुम व्यापार करते कहाँ हो। अब खैर छोड़ो, ये बताओ कि आज कैसे आना हुआ। बंसीलाल, ये देखो। दीपू जेब से एक अंगूठी निकालकर बंशीलाल को दिखाने लगा। हा, ये अंगूठी तो बड़ी ही विचित्र लग रही है, और इसका हीरा ये तो बहुत ही बेशकीमती है भैया। जानता हूँ, और इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि तुम ही इसकी कदर जानते हो। अच्छा ये बताओ, बेचने आए हो? हाँ। बंशीलाल ने एक छोटी सी पोटली में स्वर्ण मुद्राएं लेकर दीपू की ओर बढ़ा दी। दीपू मुद्राओं की पोटली लेकर चला गया। बाहर खड़ा गधा ये सब देख रहा था। इधर प्रभा घर के बाहर बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। अरे, हमारा हीरा कहाँ गया? अरे भाड़ में गया तुम्हारा गधा कहीं का। एक तो तुम्हें गधे की पड़ी है, इधर मेरी जान आफत में आई हुई है, वो तुम्हें नहीं दिख रहा? अरे महाराज मेरी जान के पीछे पड़े हैं। समझ नहीं आ रहा कि अंगूठी लाऊं तो लाऊं कहां से। प्रभा रोने लगी। माधव माथा पकड़कर बैठ गया। इधर बंशीलाल दुकान में बैठा अंगूठी को बार बार गौर से देख रहा था। अरे कभी कभी तो मुझे लगता है कि ससुरा दीपू व्यापारी है ही नहीं है। अरे इतनी कीमती अंगूठी के बदले सिर्फ एक पोटली स्वर्ण मुद्राएं लेकर चला गया। अगर मैं चाहूं तो इसे 20 पोटलियों में बेचकर राज्य का सबसे अमीर जौहरी बन सकता हूं। तभी दुकान में बंशीलाल का मित्र गिरधर आ पहुंचा। अरे बंसीलाल, ये अकेले अकेले का बड़बड़ा रहे हो भाई? अरे आओ 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 गिरधर, आओ 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 आओ, तुम्हें एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ। ये देखो, ये अंगूठी है। गिरधर अंगूठी को देखकर चौंक पड़ा। अरे ये अंगूठी तो है, क्या हुआ? अरे ये राजा अमरजीत की अंगूठी है। क्या? हाँ, अरे सुबह से ही राजमहल में खलबली मची हुई है। ये अंगूठी चोरी हो गई थी, राजा ने पूरा महल हिला रखा है। अरे मगर मुझे ये तो दीपू व्यापारी बेचकर गया है। अरे वो व्यापारी नहीं होगा, चोर होगा, चोर। अरे तो अब मैं क्या करूं? अगर राजा अमरजीत को पता चल गया तो वो तो मुझे ही दोषी समझेंगे ना। वो क्यों मानेंगे कि कोई चोर आया बेच कर गया? अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम चिंता मत करो, मैं राजा को सब बता दूंगा और समझा दूंगा, ठीक है? नहीं 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 गिरधर, नहीं नहीं नहीं, मैं स्वयं राजा को अंगूठी दूंगा। हो सकता है कि राजा मुझसे खुश होकर मुझे कुछ पुरस्कार ही दे दे। गिरधर वहां से चला गया। बंशीलाल गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला। हाँ, अब मेरी समझ में आया कि इस ससुरा दीपू कोई व्यापारी नहीं, बल्कि एक नंबर का चोर है, चोरकट कहीं का। अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। इस अंगूठी को मैं कहीं ऐसी जगह छुपा कर रख दूंगा किसी को न मिले, और राजा अमरजीत से कहूंगा कि दीपू ये अंगूठी मेरे पास लेकर आया था, लेकिन मैंने इसे खरीदा ही नहीं। राजा अमरजीत की नजरों में दीपू दोषी साबित हो जाएगा और मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। बाहर खड़ा गधा ये सब सुन रहा था। ये जौहरी तो दीपू से भी बड़ा चोर निकला। मुझे ही कुछ न कुछ करना होगा। गधा तेजी से दुकान में घुस गया और बंशीलाल की आंखों के सामने अंगूठी खा गया। अबे ओ गधे, ये तूने क्या किया? नालायक कहीं का, चल बाहर चल। बंशीलाल गुस्से में गधे को पकड़ने दौड़ पड़ा, लेकिन गधा तेज रफ्तार से वहां से भाग गया। अब मुझे जल्दी से मालिक और मालकिन को बताना होगा कि अंगूठी मेरे पेट में है। गधा पूरी ताकत से दौड़ता हुआ माधव के घर की ओर बढ़ गया। इधर राजा अमरजीत चिंतित अवस्था में बैठा हुआ था। दरबार में सन्नाटा पसरा था। तभी दरबार में गिरधर आ पहुंचा। महाराज, मैंने आपकी उस अंगूठी को राज्य के सबसे कुशल जौहरी बंशीलाल के पास देखा है। क्या? बंशीलाल जौहरी के पास? अरे वो अंगूठी वहां कैसे पहुंची? ओ, इसका मतलब यह है कि उस धोबी ने
बंसीलाल को वो अंगूठी बेच दी है। हाँ। महाराज, बंसीलाल ने कहा कि वो अंगूठी उसे दीपू नाम के एक व्यापारी ने दी है। ओहो, तो फिर उस धोबी ने वो अंगूठी दीपू को बेची होगी और दीपू ने बंसीलाल जौहरी को बेची होगी। हाँ महाराज, फिलहाल तो अंगूठी का मिलना बहुत आवश्यक है। राजा अमरजीत सैनिकों की ओर देखकर बोला, सैनिकों, जाओ माधव धोबी और बंसीलाल जौहरी को बंदी बनाकर दरबार में हाजिर करो। जाओ। कुछ ही देर में सैनिक माधव धोबी और बंशीलाल जौहरी को बंदी बनाकर दरबार में ले आए। माधव, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें अंगूठी के बारे में कुछ नहीं पता, और सच्चाई ये है कि तुमने अंगूठी चुराकर बंसीलाल जौहरी को बेच दी। क्यों? महाराज, मैं बंसीलाल जौहरी को जानता तक नहीं। बंसीलाल, तुम्हें वो अंगूठी कहां से मिली, बताओ। महाराज, वो अंगूठी मुझे दीपू नाम के एक व्यापारी ने दी थी। वो अक्सर सोने और हीरे से बनी वस्तुएं मुझे लाकर बेचता है। ओह माधव, क्या तुम दीपू को जानते हो? हाँ महाराज, वो तो मेरे पड़ोस में ही रहता है। ठीक है, तो हम स्वयं तुम्हें बंसीलाल को लेकर राजगुरु और कुछ सैनिकों के साथ दीपू के घर पे जाएंगे। चलो। कुछ ही देर में राजा अमरजीत माधव धोबी, बंशीलाल, राजगुरु और कुछ सैनिकों को लेकर दीपू के घर पर पहुंच गया। उन सब ने देखा कि दीपू अपने घर के बाहर कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। दीपू उन सब को वहां देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। राजा अमरजीत दीपू की ओर देखते हुए बोला, तुम्हारा भेद खुल गया है दीपू। मुझे पता लग गया है कि तुम एक चोर हो, और अब मुझे सच सच बता दो। मैं इतना क्रोधित हूं कि अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। बोलो। हाँ महाराज, मैं सच बताता हूँ, मुझे बस माफ कर दीजिए, मैं सब कुछ बताता हूँ। हाँ तो बोलो। महाराज, मैंने माधव धोबी को वस्त्र धोते हुए देखा। तभी मैंने देखा कि आपके वस्त्रों से एक सुंदर अंगूठी नीचे गिर गई। माधव की आंखों में उस अंगूठी को देखकर लालच आ गया। वो अपने गधे से बात कर रहा था कि वो आपकी अंगूठी बेचकर अपनी किस्मत बदल देगा। फिर क्या हुआ? महाराज, मैं तो चोर हूं ना। मैंने मौके का फायदा उठाया और रात में माधव के घर से वो अंगूठी चुरा ली और बंशीलाल जौहरी को बेच दी। बस यही सच है महाराज, और आपकी अंगूठी बंशीलाल के पास है। ओह, तो अंगूठी तुम्हारे पास है बंसीलाल? क्यों? महाराज, वो अंगूठी मेरे पास थी, लेकिन लेकिन क्या? महाराज, वो अंगूठी एक गधा खा गया। ये क्या बकवास कर रहे हो? गधा अंगूठी खा गया? अरे गधा अंगूठी क्यों खाएगा है? इसका मतलब साफ है कि तुम्हारी नीयत खराब हो गई थी। क्यों बंसीलाल? महाराज, कहीं वो गधा मेरा तो नहीं है। मेरा गधा सुबह से लापता है। अरे क्या लगा रखा है? गधा, अंगूठी, लापता, फिर गधा, फिर अंगूठी। सीधी सी बात है कि मुझे मेरी अंगूठी वापस चाहिए, मतलब चाहिए, किसी भी कीमत पर। लेकर आओ। उसी समय वहां हीरा गधा आ पहुंचा। महाराज, हाँ, यही वो गधा है जिसने मेरे सामने अंगूठी निगल ली थी। हाँ, अगर इस गधे ने अंगूठी निगली है तो अब ये अंगूठी इसके पेट से ही निकलेगी। गधे की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ समझाना चाहता था, लेकिन गधा होने के कारण बोल नहीं पाया। तभी वहां पर रंग बिरंगी रोशनी से एक साधु प्रकट हो गए। महाराज, ये तो वही साधु हैं जिन्होंने हमें अंगूठी दी थी। राजा अमरजीत, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक बेजुबान जानवर की हत्या करते हुए। साधु महाराज, दरअसल अंगूठी गधे के पेट में है और आपको वो अंगूठी हर हाल में चाहिए थी, बस इसीलिए। राजा अमरजीत, वो अंगूठी कितनी भी चमत्कारी क्यों ना हो, लेकिन किसी की जान से बढ़कर नहीं है। तुमने जो अंगूठी निगली है वो बहुत चमत्कारी है। तुम्हें खुद पता नहीं कि तुम्हें बोलने की शक्ति मिल चुकी है। अब सच बताओ। गधा कांपते हुए इंसानी आवाज में भावुक स्वर में बोला, महाराज, मैं एक गधा हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि आपके वस्त्र से वो अंगूठी गिरी थी। मेरे मालिक माधव की नजर उस अंगूठी पर पड़ी और उसकी आंखों में लालच भर आया।
मैंने देखा कि दूर खड़ा दीपू भी उस अंगूठी को लालच भरी नजरों से देख रहा था। मैं धीरे धीरे दीपू के पास गया। दीपू ने सोचा कि भला एक गधे से उसे क्या ही खतरा हो सकता है। रात में जब सब सो रहे थे तब दीपू चोरी करने के लिए आया। मैंने अपने मालिक को अपने अंदाज में जगाने की बहुत कोशिश की। ढेंचू 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 मैंने खूब आवाज निकाली, पैरों से जमीन खुरची, लेकिन मेरे मालिक ने मेरी बात समझने के बजाय मुझे ही डंडे से पीटना शुरू कर दिया। मालिक ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और दीपू मेरी आंखों के सामने उस अंगूठी को चुरा कर ले गया। मैं कुछ भी नहीं कर सका। अगली सुबह जब मालिक रोते हुए घर लौटे और कहने लगे कि महाराज अमरजीत सिंह उन्हें जान से मार देंगे, तो मुझे उन पर तरस आ गया। मुझे पता था कि अंगूठी दीपू ने चुराई थी और वो कहाँ रहता है। मैं दीपू के घर गया और वहां देखा कि वो सीधे बंशीलाल जौहरी की दुकान पर गया और अंगूठी उसने बेच दी। लेकिन बंशीलाल जौहरी की मंशा भी ठीक नहीं थी। वो अंगूठी आपको लौटाने की बजाय उसे बेचकर फायदा कमाना चाहता था और वो केवल दीपू को फंसाना चाहता था। जब मैंने बंशीलाल के मुंह से ये सब कुछ सुना तो मुझे यकीन हुआ कि अगर अंगूठी महाराज को नहीं मिली तो मेरे मालिक की जान चली जाएगी। तभी मैंने बंशीलाल की दुकान से मौका देखकर अंगूठी निगल ली। उसके बाद से मैं इस वक्त यहां आकर सबको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अंगूठी मेरे पेट में है और असली गुनहगार दीपू और बंशीलाल हैं। लेकिन महाराज, आपने मेरी बात नहीं समझी। मेरी जान लेने के लिए आपने तलवार निकाल ली। क्या मेरी इतनी ही कीमत है? इतना बोलकर गधा रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। देखा महाराज, देखा, ये जानवर है जानवर, लेकिन इसने तुम सबकी मदद करनी चाहिए। तुम सबसे ज्यादा इंसानियत इस जानवर में है, फिर भी किसी ने इसकी बात तक नहीं सुनी। और तुमने अपने गधे को बेवजह पीटा, जबकि ये तुम्हारी हर हाल में मदद करना चाह रहा था। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, तू सच में हीरा है, हीरा। मैं तो अंगूठी में लगे हीरे को देखकर खुश हो रहा था, लेकिन मेरे पास तो तेरे जैसा हीरा था और मैं तुझे पहचान ना पाया। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। साधु ने गधे की पीठ पर हाथ रख दिया। अचानक रंग बिरंगी किरणों से वो अंगूठी साधु के हाथ से प्रकट हो गई। महाराज, अब मैं चलता हूं। इतना बोलकर साधु गायब हो गया। दीपू और बंशीलाल को कैद में डाल दो और माधव, केवल इस गधे की वजह से तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूं, वरना तुम्हारे मन में भी लालच आ ही गया था। अगर इस गधे ने मेरी आंखें ना खोली होती तो तुम्हें भी कारागार में डाल देता। चल मेरे हीरे चल, अब तुझे कभी तंग नहीं करूंगा। उस दिन के बाद माधव की किस्मत बदल गई। वो गधे की खूब सेवा करने लगा और उसकी जिंदगी में खुशियां आ गईं।